नमस्कार, विजन आईएएस की न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2020 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक छमाही रिपोर्ट है। ये वित्तीय स्थिरता के समक्ष जोखिम और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाती है। ये रिपोर्ट अलग अलग संकेतकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के विभिन्न परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि में संकुचन की स्थिति विद्यमान है। केंद्र और राज्यों सहित जीडीपी संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा अनुपात सभी परिदृश्यों में बढ़कर 10% से अधिक हो सकता है। जीडीपी चालू खाता शेष अनुपात के कम होने की संभावना है। ये आयात की तुलना में निर्यात में अधिक गिरावट का संकेत दे रहा है। आइए अब इस रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष जानते हैं। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात आधार रेखा परिदृश्य के तहत मार्च 2020 के 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5 तक हो सकता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए बाजार वित्त पोषण की घटती हिस्सेदारी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे एनबीएफसीज के साथ साथ वित्तीय प्रणाली के समक्ष तरलता जोखिम उत्पन्न हो सकता है। ऋणग्रस्त गैर वित्तीय क्षेत्र, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि और कोरोना महामारी जनित आर्थिक गिरावट की वजह से वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न हुआ है। अगली खबर ई कॉमर्स से संबंधित है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 को अधिसूचित किया है। इन नियमों को ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को और अधिक जवाबदेह और उनके व्यवसायों को अधिकाधिक पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के भाग के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे ये नियम उन सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होंगे जो भारत या विदेश में पंजीकृत हैं, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत मार्केट प्लेस या इन्वेंट्री आधारित मॉडलों के माध्यम से ऑनलाइन बेचे जाने वाली सभी वस्तुओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मार्केट प्लेस मॉडल के अंतर्गत एक थर्ड पार्टी विक्रेता वस्तुओं को सूचीबद्ध और विक्रय करता है, जैसे ईबे, जबकि इन्वेंट्री मॉडल के तहत संबंधित प्लेटफॉर्म वस्तुओं को भंडारित करता है और उनकी ऑनलाइन बिक्री करता है, जैसे जेबोंग। ई कॉमर्स कंपनियों को अब वस्तुओं और सेवाओं के उद्गम देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन का उल्लेख करना होगा। ये उपभोक्ताओं को सूचित करके निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा अन्य विवरणों में विक्रेताओं के बारे में विवरण, वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के साथ साथ अन्य शुल्क, एक्सपायरी डेट आदि भी शामिल होनी चाहिए। ये नियम ई कॉमर्स या प्रत्यक्ष बिक्री की स्थिति में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाते हैं। साथ ही केंद्र सरकार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करते हैं। ई टेलर्स और उनके विक्रेताओं दोनों को किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। अगली खबर पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। पोत परिवहन मंत्रालय ने 3 वर्षों के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क यानी वाटरवेज यूजेज चार्जेस को माफ कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्गों को एक पूरक, पर्यावरण अनुकूल और परिवहन के वहनीय माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क को माफ किया गया है। वर्तमान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय मालवाहक पोतों के संचालन पर वाटरवेज यूजेज चार्ज अधिरोपित करता है। हालांकि ये मालवाहक पोतों की आवाजाही के प्रशासन और यातायात डेटा के संग्रह में बाधक के रूप में कार्य करता है। इस शुल्क को माफ करने के कई लाभ होंगे। इससे अंतर्देशीय जलमार्ग ट्रैफिक मूवमेंट में वृद्धि होगी। ये अनुमान लगाया गया है कि इस कदम से ट्रैफिक मूवमेंट वर्ष 2019-20 के 72 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 110 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। ये कदम उद्योगों को उनकी लॉजिस्टिकल आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करने के लिए आकर्षित करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। ये परिवहन के अन्य साधनों पर बोझ को कम करेगा।
आपको बता दें कि भारत में नौगम्य जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है, जिनमें नदियां, नहरें, बैकवाटर, क्रीक आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में जलमार्ग के रूप में 111 जलमार्ग घोषित किए हैं। ये जलमार्ग नदियों या नदी खंडों, क्रीक्स या ज्वारनद मुखों आदि से मिलकर बने हैं। भारत के परिवहन क्षेत्र में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी केवल 0.5% है, जबकि ये नीदरलैंड में 42%, चीन में 8.7%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 8.3% और यूरोप में 7% है। अगली खबर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी को मोटर वाहन ईंधन की श्रेणी में शामिल करने पर सुझाव। ये सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मांगा है। मंत्रालय के इस प्रयास का उद्देश्य देश भर में मोटर वाहन के लिए हरित ईंधन को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1979 में संशोधन किए जाएंगे। हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी हाइड्रोजन और सीएनजी का मिश्रण है, जिसमें हाइड्रोजन की आदर्श सांद्रता 18% होती है। आपको बता दें कि सीएनजी मीथेन से बनी एक प्राकृतिक गैस है। ये पेट्रोल या डीजल की तुलना में वायु प्रदूषकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का कम उत्सर्जन करती है। वहीं हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के और भी कई लाभ हैं, जैसे ये पारंपरिक सीएनजी की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम कर सकता है। इसमें निम्न ऊर्जा मात्रा होने की वजह से ये हाइड्रोजन की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। इसे मौजूदा सीएनजी अवसंरचना के साथ उपयोग में लाया जा सकता है और इसके लिए वाहनों के इंजन में विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इससे इंजन दक्षता में सुधार भी होगा। हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी का उपयोग करने में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि हाइड्रोजन या प्राकृतिक गैस के उचित अनुपात का निर्धारण, भंडारण और आपूर्ति के लिए अवसंरचना का अभाव, सीएनजी की तुलना में अधिक कीमत आदि। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ डीजल वाहनों और बायोडीजल और इथेनॉल ईंधन के मिश्रण का उपयोग करने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज और आवास वित्त कंपनियों यानी एचएफसीज के लिए विशेष तरलता योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए के 5 प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। इससे पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के जरिए एनबीएफसीज और एचएफसीज के सामने मौजूद तरलता की कमी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इन वित्तीय क्षेत्रकों को किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से संरक्षण प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट द्वारा जारी की गई और सरकार द्वारा गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों को खरीदकर इस योजना के लिए धन उपलब्ध कराया है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत और पात्र संस्थाएं कौन सी हैं। आरबीआई के साथ पंजीकृत सूक्ष्म वित्त संस्थानों सहित कोई भी एनबीएफसी और राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत कोई भी आवास वित्त कंपनी इसके तहत पात्र हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता क्यों है। दरअसल एनबीएफसीज और एचएफसीज सितंबर 2018 में IL&FS समूह की कंपनियों द्वारा की गई श्रृंखलाबद्ध चूक यानी सीरीज ऑफ डिफॉल्ट्स के बाद तनाव में आ गए थे। एनबीएफसी क्षेत्र संक्रामक प्रभाव यानी कंटेजियन इफेक्ट से ग्रसित हो गए थे, जिससे बैंक और म्यूचुअल फंड्स जो इनके लिए फंडिंग के प्रमुख स्रोत हैं, दोनों इन्हें ऋण देने या वित्त प्रदान करने से डर रहे हैं। इससे इनके समक्ष तरलता की कमी उत्पन्न हो गई है। आगामी कुछ महीनों में एनबीएफसीज और एचएफसीज के समक्ष संपत्ति की गुणवत्ता संबंधी जोखिम में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही कई मध्यम और लघु आकार के प्रतिभागियों को गंभीर तरलता चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत और यूनाइटेड किंगडम भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते के लिए व्यापार साझेदारी को बढ़ाने पर कार्य करेंगे। ये निर्णय संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति जेटको की बैठक में लिया गया। जेटको यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों को भारत के व्यवसायियों और निर्णय निर्माताओं के साथ अपने संबंध को बढ़ाने
और नई साझेदारी विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पिछले वर्ष यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच 24 बिलियन पाउंड का व्यापार हुआ था। भारत यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। आरबीआई ने श्रीलंका के लिए $400 मिलियन की करेंसी स्वैप सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट के बाद अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। करेंसी स्वैप पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर मुद्राओं की अदला बदली करने के लिए एक समझौता या अनुबंध है, जो कि केंद्रीय बैंकों के बीच किया जाता है। इसका उपयोग एक विदेशी बाजार से प्रत्यक्ष उधार लेने की बजाय बेहतर ब्याज दर पर विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये समझौता द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दोनों हो सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चाक वितरित किए हैं। कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की एक पहल है। ये योजना कुम्हार समुदाय को कई प्रकार की सहायता प्रदान करती है, जैसे मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन या उत्पादों को बनाने के लिए प्रशिक्षण, मृदभांड या बर्तन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवीनतम उपकरणों की उपलब्धता, कुम्हार समुदाय के उत्पादों को खादी व ग्रामोद्योग आयोग की प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजार से जोड़ना। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब-मिलीमीटर वेवलेंथ्स एस्थ्रोस। ये नासा का एक मिशन है जिसके तहत समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर फुटबॉल के स्टेडियम के समान आकार वाले गुब्बारे पर तैनात एक टेलीस्कोप को भेजा जाएगा। ये टेलीस्कोप मानव नेत्र द्वारा दिखाई न देने वाली पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों को देखेगा। ये मिशन आकाशगंगा में विशाल तारों के निर्माण के कारणों का पता लगाएगा। इसे दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय रेलवे की दिसंबर 2022 तक सभी डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना। भारतीय रेलवे द्वारा अपने सभी डिब्बों यानी वैगन्स को ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स का उपयोग किया जाएगा। इससे सभी वैगन, लोकोमोटिव और इंजनों की सही स्थिति की ट्रैकिंग और पहचान आसान हो सकेगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन किसी वस्तु से जुड़े टैग में संग्रहित सूचना को पढ़ने और एकत्रित करने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। ये बारकोडिंग के समान है, जिसके अंतर्गत एक टैग या लेबल से डेटा एक डिवाइस द्वारा एकत्रित किया जाता है। 1 दिसंबर से सभी तंबाकू उत्पादों पर वर्धित और संशोधित सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए समुच्चयों को अधिसूचित किया है। सिगरेट या किसी तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात और वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न किसी भी व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद के पैकेट्स पर नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां अनिवार्य रूप से छपी हैं। इन प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी कृत्य को कारावास या जुर्माने के साथ एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।